नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह, एक कानूनी नजरिया। बदलते सामाजिक परिवेश में परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल रही है और ये प्रश्न बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है जब वो गार्जियनशिप से रिलेटेड मैटर को देखती है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का जिक्र किया था जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था गार्डियनशिप से रिलेटेड, और उसमें भी पेरेंट्स दोनों एजुकेटेड थे एंड मोस्टली इस तरह के केसेस में जो हाई प्रोफाइल केस होता है, एक पेरेंट्स या तो इंडिया के बाहर के होते हैं या इंडिया के बाहर जाके बसने की सोच रहे होते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जब वो एक ट्रांसफर पिटीशन को सुन रही थी। केस का नाम था अमन लोहिया वर्सेस किरण लोहिया और इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया 17 मार्च 2021 को और केस नंबर था ट्रांसफर पिटीशन नंबर TC नंबर 25/2021। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। बेबी रैना जो 2.5 साल की होती है, जब वो 2 साल की होती है तो उसके पेरेंट्स के आपस में जो अमन और किरण के बीच के रिलेशंस खराब होते हैं और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और मेनली वो कोशिश करते हैं कि उस बच्चे की कस्टडी कैसे भी ले लें। बच्चे को एक ट्रॉफी की तरह वो यूज करते हैं जिसमें कि वो अपनी विक्ट्री दिखाना चाहते हैं दूसरे पार्टनर पे। जो अमन होता है वो एक पिटीशन फाइल करता है इसके कस्टडी के लिए और इस प्रोसेस में उसको इंटरिम कस्टडी उसको मिल जाता है बच्चे का। और जब वो बच्चे का इंटरिम कस्टडी मिल जाता है तो वो बच्चे को लेकर यहाँ से दिल्ली से बागडोगरा और बागडोगरा से फिर नेपाल जाता है और नेपाल से लेकर फिर वो दुबई चला जाता है और यहाँ तक कि वो अपने रिलीजन को भी चेंज कर लेता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर बाद में जब किरण एक हिबिस कॉर्पस पिटीशन फाइल करती है उसके बाद की मैटर सीबीआई को हैंडल दे दिया जाता है और सीबीआई इसमें केस रजिस्टर करके फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इवन कि उसका एक फ्रेंड जो उसको मदद किया था वहां से बच्चे को लेकर जाने में, उसकी गिरफ्तारी भी होती है। फिर बाद में वो बच्चा लेकर आता है इंडिया में और बच्चा मदर को देता है। फिर वो एक पिटीशन फाइल करता है, गार्डियनशिप पिटीशन, जिसमें बच्चे की कस्टडी और गार्जियन अपॉइंट करने का और बच्चे की कस्टडी की डिमांड करता है। जब ये पिटीशन चल रहा होता है फिर बाद में वो पिटीशन में आना बंद कर देता है। फिर उसकी वाइफ किरण जो होती है वो पिटीशन में अपीयर होती है, फिर एक एप्लीकेशन लगाती है ट्रांसपोजिशन के लिए कि मुझको पिटिशनर ट्रीट किया जाए और बच्चे की कस्टडी उसे दी जाए। चूंकि उसका हिबिस कॉर्पस के केस में उसके खिलाफ बहुत सारी एडवर्स रिमार्क्स पास होते हैं अमन को लेकर और इवन की उसकी कंटेम्प्ट में भी उसके खिलाफ बहुत कुछ लिखे होते हैं। सब सिनेरियो को देखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट होती है वो ट्रांसपोज कर देती है और उसको मदर को पिटिशनर बना देती है और उसके फेवर में दे देती है, ये गार्जियनशिप का ऑर्डर पास कर देती है। तो फिर वही ऑर्डर चैलेंज होता है हाई कोर्ट में, फिर एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 को का हवाला देते हुए इवन की हाई कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग होता है उसको अपने पास बुला लेती है और फिर बाद में उस पूरे दोनों केसेस को साथ में ही लेके चलती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन मुद्दा था वो ये था कि क्या ट्रायल कोर्ट ने, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जो गार्डियनशिप कोर्ट थी, उसने बगैर प्रोसीजर को फॉलो किए जो ऑर्डर पास किया है और गार्डियनशिप दे दी है मदर को, क्या वो सही है। तो इस बैकग्राउंड में हम समझेंगे कि गार्डियनशिप है क्या। सबसे पहले कि गार्जियन कौन होता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसको किसी माइनर का और उसके प्रॉपर्टी का कस्टडी दिया जाता है और जो उसके वेलफेयर के लिए काम करता है, उसके पास पूरी जिम्मेवारी होती है, वो गार्जियन कहलाता है। सेक्शन 4 में ऑफ गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में इसको डिफाइन किया हुआ है। अब गार्जियन होते कितने तरीके के हैं तो वो सेक्शन 6 में है। सेक्शन से गार्जियन मेनली तीन तरीके के 4 तरीके की बात होती है। पहला जो नेचुरल गार्जियन होता है, दूसरा जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होता है, तीसरा जो माँ या बाप के किसी विल या टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है, चौथा कोई लॉ के तहत वो डिक्लेयर होता है गार्जियन।
तो इन सिनेरियो में हमें जो मेन है वो नेचुरल गार्जियन है। क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है, क्योंकि नॉर्मली जो भी ये इशू होता है तो माँ बाप के बीच में लड़ाई की वजह से गार्जियनशिप का इशू आता है। तो इसलिए जो मेन मुद्दा है वो जो मेन मुद्दा है वो नेचुरल गार्जियन का है, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। क्या कंट्रोवर्सी है, अब हम ये देखते हैं। कंट्रोवर्सी ये है कि सेक्शन 6 डिफाइन करता है नेचुरल गार्जियन को, और नेचुरल गार्जियन की कैटेगरी में 3 लोगों को डालता है। माँ, पहले फादर, फिर मदर, और अगर माइनर कोई वाइफ है तो उसके केस में हस्बैंड। तो हमें यहाँ मेन मदर और फादर की बात करते हैं। उसमें भी अगर जो सबसे पहला कैटेगरी है कि सन और अनमैरिड डॉटर के केस में जो गार्जियनशिप होती है, सबसे पहले उसमें जो लिखा हुआ है फादर, मदर, फादर एंड आफ्टर फादर मदर। तो आफ्टर फादर जो वर्ड है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये इवन अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में के नजर से देखें तो इक्वालिटी के राइट को वायलेट करता है, जहां मदर को फादर के बाद लाया गया है। तो इस चीज को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि टर्निंग पॉइंट भी कहलाता है इस पूरे डिस्प्यूट में। उस जजमेंट का नाम है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें क्या हुआ कि गीता हरिहरन जो थी वो अपने बच्चे के लिए एक आरबीआई का बॉन्ड खरीदती है, और उस आरबीआई के बॉन्ड में जो कॉलम होता है उसमें गार्जियन की जगह पर वो अपना नाम डालती है। वो बॉन्ड अपने बच्चे के लिए खरीद रही थी। तो आरबीआई को चिट्ठी लिख के कहता है कि भाई अब अपने इसके बच्चे के फादर से आप एक नो ऑब्जेक्शन लाएं। इस चीज को लेकर वो एक पिटिशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करती है सेक्शन 6 कि इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, इक्वलिटी के राइट को वायलेट करता है, जो आर्टिकल 14 है और 15 है। एक डिस्क्रिमिनेशन है सेक्स की बेसिस पर, और फादर को ज्यादा वैल्यू दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड करते वक्त इसके इंटरप्रिटेशन पे गए वो कि क्या इंटेंशन था लेजिस्लेचर का। तो आफ्टर फादर जो लिखा हुआ है उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया इस तरीके से कि ये इन एब्सेंस ऑफ फादर है, और ये एब्सेंस उनके डेथ की वजह से भी हो सकती है या उनके नॉन पार्टिसिपेशन की वजह से भी हो सकती है कि वो बच्चे के इंटरेस्ट को केयर ना कर रहे हों, और बच्चे को और मदर जो है वो बच्चे की केयर कर रही है। तो इस केस में इन एब्सेंस ऑफ फादर उसको आफ्टर फादर को डिस्क्राइब किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बरकरार रखा गया। अब ये मुद्दा लेकिन बार बार उठता है, और खासकर जो फेमिनिस्ट ग्रुप हैं या इस तरह की जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है, इवन की नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, वो भी इस इशू को बार बार उठाती हैं। इवन की जो लॉ कमीशन है उसने भी इस इशू को बार बार उठाया है। सबसे पहले 133वें रिपोर्ट में खासकर ये कहा गया कि इस चीज को रिविजिट करने की जरूरत है लेजिस्लेचर को, और जो मदर और फादर को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि जो एक्ट में जो प्रोविजन है उसमें 5 साल तक तो मदर के पास रहने का है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन 5 साल के बाद नेचुरल गार्जियन फादर हो जाता है, और फादर के एब्सेंस में ही, फादर के बाद ही मदर को जगह मिलता है। तो एक 133rd इंडियन लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आया। उसके बाद 257th रिपोर्ट में भी इसको दोबारा जस्टिस एपी शाह थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने भी इस पूरे अपने रिपोर्ट में ये कहा कि इसको चेंज करने की जरूरत है, और मदर और फादर को, चूंकि पूरा सामाजिक परिवेश बदल रहा है, जो फीमेल हैं वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं और वर्किंग हो रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो बेटर केयर कर सकती हैं। पहले 5 साल तक भी और 5 साल के बाद भी उनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। इवन की एक सजेशन भी दिया गया कि जो 5 साल की जगह पर 12 साल तक कर दिया जाए, कि 12 साल तक हर एक केस में मदर को एक नेचुरल गार्जियन के रूप में ट्रीट किया जाए, और 12 साल के बाद ही ये इशू उठे कि फादर पिक्चर में आए और गार्जियनशिप क्लेम करने की कंडीशन में रहे। तो ये, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सेक्शन 13 है वो उस एक्ट का, क्योंकि वो कहता है कि गार्जियनशिप को जब भी देखना है उसमें प्राइम इंपॉर्टेंस जो है वो बच्चे का वेलफेयर को देना है। तो इस बैकड्रॉप में, बच्चे के वेलफेयर के ड्रॉप में ही गार्जियनशिप इशू को देखा जाता है।
अब मैं हम उस केस पे लौट के आते हैं जो अमन लोहिया वर्सेस किरण लोहिया जिससे हमने शुरू किया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं किया है ट्रायल कोर्ट ने, तो केस को रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट के पास कि भाई आप गार्डियनशिप इशू को फिर से डिसाइड करें। अब जो सवाल है आज की डेट में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में भी किया कि क्या कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती है गार्डियनशिप एक्ट में या गार्डियनशिप के इशू को लेकर जिसमें कि कंबाइंड गार्डियनशिप दोनों पेरेंट्स को देने का कोई सिस्टम तैयार हो सके। इस पर वर्कआउट करने की जरूरत है, और ये बहुत ही वेलकम मूव है कि अब जो सामाजिक परिवेश है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था बने, कोई ऐसा कानूनी डिवाइस बने, डिवाइस तैयार हो जिसमें कि जो गार्डियनशिप है बच्चे का वो माँ और बाप दोनों को फिजिकल बच्चे की जो परवरिश का या फिजिकल उसके देखभाल का जिम्मेवारी दोनों माँ बाप को दिया जाए। और ये एक आज के दौर की बहुत बड़ी जरूरत है। इवन की रेखा शर्मा जो 2015 में नेशनल कमीशन विमेन कमीशन की चेयरपर्सन थी, उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा भी ये बात कि अभी आप बहुत ज़रूरी है कि आप इस गार्डियनशिप एक्ट में चेंज लाएं और मदर को पूरी जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो दें, और आफ्टर फादर वर्ड जो है वो उसको आप हटाएं। जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस दिशा में कोई बहुत ही ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा जो बच्चे के हित में होगा और मदर को भी उसकी इम्पोर्टेंस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था सुप्रीम कोर्ट के 2 इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स को लेकर इस गार्जियनशिप इशू पे, हम उसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे डिटेल, प्लीज़ आप देखिए। और आपसे एक अनुरोध है कि जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी सवाल है इस गार्जियनशिप इशू से रिलेटेड हुए, आप जरूर शेयर करें, जिससे कि मैं अपने अगले वीडियो में आपके उन सवालों का जवाब दूंगा, और जहां तक हो सकेगा मैं उसको इसके रेफरेंस से भी लिंक करूंगा, जिससे कि आपका एक बेहतर समझ पैदा हो सके गार्जियनशिप वाले इशू को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।